Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss MCQs based on polity, which are relevant for your exams. So without wasting any time, let's get started. So question number 1 for today is, consider the following statements regarding the composition of Constituent Assembly. First statement is the representatives were to be elected from four communities: Hindu, Muslim, Sikh and Christian. Second is the chairman of Union Constitution Committee was Sardar Vallabhbhai Patel. Third is the drafting committee under the chairmanship of B.R. Ambedkar consisted of 7 members. Which of the above statement is or are करेक्ट? आपके ऑप्शंस है 1 and 3 ओनली, 1 and 2 ओनली, 3 ओनली या फिर 1 ओनली. तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में मार्क करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. तो स्टेटमेंट वाइज हम लोग देखते हैं. तो फर्स्ट स्टेटमेंट में हमारा गिवन है कि 4 कम्युनिटीज से जो है वो रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट हुए थे: हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन. ठीक है जी. तो ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि 4 कम्युनिटीज से नहीं हुए थे. ठीक है, आपकी 3 थे टोटल कम्युनिटीज और एक जर्नल था जिसमें सभी लोग आपके इंक्लूडेड थे एक्सेप्ट मुस्लिम्स एंड सिख्स. ठीक है जी. तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है. सेकंड आपकी है द चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी वॉज सरदार वल्लभ भाई पटेल. तो ये आपका प्योर कॉमन फैक्ट है. अब आपने देखा होगा कि बहुत सारी कमेटीज जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनने के टाइम पे फॉर्म हुई थी. उन्हीं में से एक थी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी. ऐसे ही यूनियन पावर कमेटी थी, स्टेयरिंग कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जिनके अलग अलग जो है हमें हेड्स देखने को मिलते थे. तो ये याद करना काफी इंपॉर्टेंट है. अब ड्राफ्टिंग कमेटी जो है उसके चेयरमैन और कितने मेंबर्स थे ये हमारी थर्ड स्टेटमेंट में दिया है कि आपके चेयरमैन थे B.R. अम्बेडकर और उसमें 7 मेंबर्स थे. तो उन 7 मेंबर्स का आपको नाम भी याद होना चाहिए. ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के ये मेंबर्स थे या नहीं थे. तो आपकी सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है आपका 3 ओनली इज करेक्ट, यानी सी इज द करेक्ट आंसर. तो सॉल्यूशन देखते हैं. तो अब आपकी जो सीट्स एलोकेट हुई थी ईच ब्रिटिश प्रोविंस को, वो 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज में जो है डिवाइड हुई थी: मुस्लिम, सिख और जर्नल. तो जर्नल में आपके कौन लोग थे? मुस्लिम और सिख्स के अलावा जो भी बच के थे, चाहे वो फिर एंग्लो इंडियंस हो, क्रिश्चियंस हो, वो सारे आपके जर्नल कैटेगरी में थे उस टाइम पे. तो आपका ये जो डिसाइड होता था ये इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन डिसाइड होता था. जिसकी जितनी पॉपुलेशन है उसके उतने जो है आपकी वोटिंग शेयर था. तो नेक्स्ट आपका है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी. हमने देखा तो इसके जो चेयरमैन थे वो आपके जवाहरलाल नेहरू थे. यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल दिया गया था, इसलिए ये आपकी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है. तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कीजिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो कौन सी कमेटी को चेयर कर रहे थे. ठीक है जी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. सेकेंड क्वेश्चन आपका प्रियम्बल से रिलेटेड है. The preamble of the Indian Constitution adopted on 26 November 1949 did not include the terms. फर्स्ट है आपकी सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटेग्रिटी या फिर रिपब्लिक. तो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड्स बिलो. तो आपके ऑप्शन है 1, 2 and 3, 2, 3 and 4, 1, 2 and 4 या फिर 3 and 4. तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि कौन सी जो इनमें से टर्म है वो बेसिकली अमेंडमेंट से आई है और ओरिजिनली आपके प्रीएम्बल में मेंशन नहीं थी. तो ये बहुत ही कॉमन जो क्वेश्चन है ये देखने को हमको मिलता है. बहुत ही कॉमन फैक्ट है, जब हम पढ़ते हैं तो भी हमारे सामने बार बार ये फैक्ट रिपीट किया जाता है. तो ये आपका है सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी. तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये कौन से अमेंडमेंट से ऐड हुआ है. वैसे हमने देखा है कि जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 का, उससे ये 3 टर्म्स आपके प्रीएम्बल में ऐड हुए थे: सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी. ठीक है जी. तो ये अभी फर्स्ट एंड लास्ट टाइम था जब आपका प्रीएम्बल जो है अमेंड हुआ था. इसके पहले काफी डिबेट भी चली थी कि प्रीएम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, वो अमेंड हो सकता है या नहीं हो सकता है. ठीक है. तो ये आपका रिलेटेड है प्रीएम्बल के अमेंडमेंट से, जो अभी तक एक ही बार हुई है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. हमारा थर्ड है द फ्रेज इक्वालिटी बिफोर लॉ यूज्ड इन आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए ब्रिटेन, बी यूएसए, सी फ्रांस या फिर डी कनाडा. तो हमने लास्ट सेशन में भी किया था कि कहाँ से क्या फीचर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का बोरो किया गया है. ये काफी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बन जाते हैं. तो ये पर्टिकुलर जो आपका फीचर है, जब हम लोग पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट्स तो हमें वहां भी मेंशन क्लियरली होता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है. ठीक है.
तो बी फॉर ब्रिटेन, तो ऐसे करके आप लोग याद कर सकते हैं। तो इसका आंसर है आपका ए, ब्रिटेन। तो फ्रेज इक्वालिटी बिफोर लॉ है वो बोरो किया है ब्रिटेन से, और लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी आपका फ्रांस से। तो जैसे जस्टिस का आइडिया है वो आपका रशियन रेवोल्यूशन से लिया गया है। तो ये चीज़ें, फीचर जो जहाँ जहाँ से बोरो किए गए हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं आपका क्वेश्चंस में जो एग्जाम में आते हैं। तो ये आप लोग कंसिस्टेंटली पढ़ते रहा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स। आपके ऑप्शन है आर्टिकल 42, 44, 46 या 48। तो ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहा है और काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है। तो बेसिकली ये हमारा डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट जो है उनका पार्ट फॉर्म करते हैं। आर्टिकल 44 इसका आंसर है बी। ठीक है जी। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पे काफ़ी वो हुआ था कि जो इंडिया जो है एक सेकुलर कंट्री है, तो इसीलिए जो सारे रिलीजन हैं उनके लिए जो है इक्वल लॉज होने चाहिए, किसी के भी लॉज जो है वो उनके अलग अलग नहीं होने चाहिए। ठीक है जी। तो एट पर लाने की बात हुई है सारे रिलीजन्स को, क्योंकि हम सेकुलरिज्म फॉलो कर रहे हैं। तो आर्टिकल 44 जो है आपका वो एडमिनिस्टर करता है सेम सेट ऑफ सेकुलर सिविल लॉज। ठीक है, यहाँ पे सिविल लॉज की बात की गई है, टू गवर्न ऑल पीपल इररिस्पेक्टिव कि उनका रिलीजन क्या है, कास्ट क्या है और ट्राइब क्या है। ठीक है जी। तो सिविल लॉ में इक्वालिटी लाने के लिए, जैसे इसका नाम कह रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, तो ये डीपीएसपी है। तो इसको अब हमें पता है कि आपके डीपीएसपीज होते हैं और फंडामेंटल राइट्स होते हैं। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में है, वो जस्टिसिएबल है। जस्टिसिएबल का मतलब क्या होता है, अगर वो इन्फ्रिंज हो तो आप डायरेक्टली कोर्ट जा सकते हैं। पर डीपीएसपी में जो आपके राइट्स गिवन है वो आपके नॉन जस्टिसिएबल है, वो अगर इन्फ्रिंज होंगे तो आप डायरेक्टली कोर्ट नहीं जा सकते। तो आपका जो डीपीएसपी है वो आपके फंडामेंटल राइट्स बना सकती हैं बाय वे ऑफ अमेंडमेंट। ठीक है, तो उसी की मांग चल रही थी। अब 44 भी डीपीएसपी में है, इसलिए इस पर इतना काम नहीं होता जब तक ये राइट नहीं बन जाता। ठीक है, तो लॉ एनेक्ट नहीं हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 368 के बारे में है। तो इस एक क्वेश्चन में जो है आपका मैक्सिमम ये छोटा सा चैप्टर है अमेंडमेंट का, वो जो कवर हो जाता है। फर्स्ट आपका है, अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन बी पास्ड एट अ जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इन केस ऑफ डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेस। सेकेंड आपकी है, इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव एसेंट टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास्ड अंडर आर्टिकल 368। थर्ड आपका है, टू अमेंड 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ratification of 2 or more than half of the state legislature is essential। 2 नहीं है, सॉरी, more than half है। फोर्थ आपका है, अ प्रपोजल टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल क्या है, लोकसभा। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, आपको यहाँ पे करेक्ट पूछा गया है। तो अब आपकी ये जो है अमेंडमेंट प्रोसीजर, हम आर्टिकल 368 के अंदर जब पढ़ते हैं तो आपके बहुत सारे स्टेप्स हैं, तो उसमें कुछ फीचर्स यहाँ दिए गए हैं, करेक्ट है या नहीं है ये आपको बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में हम देखते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको बोला है कि जॉइंट सेशन जो है पार्लियामेंट का, उसमें डेडलॉक जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं। बट जब हम 368 के अंदर अमेंडमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे जॉइंट सेशन का, सिटिंग का वो दिया प्रोविजन नहीं दिया गया है, इसलिए ये आपका गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। सेकेंड स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है कि प्रेसिडेंट के लिए ऑब्लिगेटरी हो जाता है कि उनको एसेंट देना ही होता है। ठीक है, तो अब हमें पता है जब बिल जो है पास होके दोनों हाउसेस से प्रेसिडेंट के पास जाता है तो प्रेसिडेंट जो है अपना वीटोज यूज कर सकते हैं, या तो एसेंट दे सकते हैं, या तो विद होल्ड कर सकते हैं, या तो कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। बट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है 368 के अंदर, वहां पे उनको एसेंट देना ही पड़ता है, ये ऑब्लिगेटरी है। ठीक है, तो सेकंड आपकी करेक्ट है, फर्स्ट आपकी इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट जो है आपकी वो भी करेक्ट है। 7th शेड्यूल अब किससे रिलेटेड है, आपका लिस्ट से रिलेटेड, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट या फिर कंकरेंट लिस्ट। तो इसमें स्टेट्स इन्वॉल्व है, इसलिए मोर देन हाफ स्टेट की जो है रैटिफिकेशन जरूरी होती है इस टाइप की अमेंडमेंट करने के लिए। तो थर्ड आपका करेक्ट है। फोर्थ में आपका है, प्रपोजल टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन ओनली, यहाँ पे ओनली यूज किया गया है कि ओनली लोकसभा में इंट्रोड्यूस की जा सकती है। तो ऐसा नहीं है, आपके दोनों में से किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस की जा सकती है। ठीक है, तो आपका ये भी इनकरेक्ट हो गया। आपको यहाँ करेक्ट पूछा है तो 2 and 3 आर करेक्ट। ठीक है, तो आंसर आपका हो गया सी। तो हमने ये स्टेटमेंट्स देख ही ली है कि जॉइंट सिटिंग नहीं
बैठाई जा सकती है 368 के अंदर, और किसी भी हाउस में जो है इंट्रोड्यूस हो सकता है, लोकसभा या राज्यसभा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के कंटेंट्स मैच करने हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पे है, ठीक है। आर्टिकल्स दिए हैं तो मतलब ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है। लास्ट सेशन में भी हमने किया था कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कौन सी है और स्टैट्यूटरी बॉडीज़ कौन सी है, ये डिफरेंस पता होना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशनल में उनके आर्टिकल्स पता होने चाहिए। तो फर्स्ट में आपके है फाइनेंस कमीशन, यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन या फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इनसे रिलेटेड आर्टिकल्स आपको दिए गए हैं 148, 280, 315 या फिर 324। तो इनको आपको मैच करना है। तो लास्ट सेशन में अगर आपको याद हो तो इलेक्शन कमीशन हमने किया था, तो वो 324 है, तो काफ़ी इजी हैं ये आर्टिकल्स। और CAG का हमें पता होता है कि 148 है। अगर आपको ये दो भी पता हो तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं इसका आंसर, ठीक है जी। यूपीएससी का आपका 315 है और फाइनेंस कमीशन का आपका 280 आर्टिकल है। तो ये आर्टिकल्स तो आपको टिप्स पे होने चाहिए। तो आंसर इस पे है, यहाँ पे जो पर्टिकुलरली कोड्स मैच हो रहे हैं वो है आपके बी, ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, Which of the following is not a fundamental duty under Indian Constitution? अब हमें पता है हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, एक क्लास में अमेंडमेंट से ऐड की गई है, तो वो सारी आपको आइडिया होना चाहिए या याद तो होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस है, टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, बी टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, सी टू अपहोल्ड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, या फिर डी नन ऑफ द अबव, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको याद आ रहा होगा कि साइंटिफिक टेम्पर भी कहीं पढ़ा था, ठीक है जी। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी अपहोल्ड करना है, ये भी कहीं पढ़ा था, ठीक है। डिग्निटी ऑफ विमेन ये भी था। तो आपका जो नहीं है वो है प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी की लिस्ट में नहीं है। तो आपका आंसर हो जाता है ए, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 8th क्वेश्चन हमारा है CAG से रिलेटेड, तो अभी हमने किया भी है, तो हिंट आपको वैसे भी मिल गया होगा। द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड, ऑप्शन है आपके ए थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, बी बाय कॉन्स्टिट्यूशन, सी थ्रू अ कैबिनेट रेजोल्यूशन, या फिर नन ऑफ दीज। तो अभी हमने जैसे देख ही लिया है कि आर्टिकल 148 है वो CAG से रिलेटेड है। तो अगर एक आर्टिकल में CAG मेंशन है तो मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही बने हैं। तो इसका आंसर है आपका बी, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो साथ साथ में आप वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में आंसर करते रहा कीजिए, ठीक है जी। तो आंसर हो गया हमारा बी, आर्टिकल 148 से 151 जो है वो CAG से रिलेटेड है, उनकी पावर्स से, उनके फंक्शन से, इन सब चीज़ों से। तो 9th क्वेश्चन आज हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये स्टेटमेंट्स आपको दी गई है। फर्स्ट आपकी है, द प्रेसिडेंट शेल नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। सेकेंड है, द पार्लियामेंट शेल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस। तो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट आपको बताना है, तो ध्यान से देखिएगा। आपके ऑप्शन है 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, या फिर नाइदर 1 नॉट 2। तो फर्स्ट में आपका है कि प्रेसिडेंट मेंबर किसी भी हाउस का नहीं होना चाहिए, तो करेक्ट है, ठीक है जी। ना ही किसी स्टेट लेजिस्लेचर का होना चाहिए, ना ही हाउस ऑफ पार्लियामेंट का होना चाहिए, तो ये करेक्ट है। सेकंड आपकी है कि पार्लियामेंट कैसे फॉर्म होती है, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट और 2 हाउसेस से आपकी पार्लियामेंट बनती है। तो प्रेसिडेंट आपके इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट का। तो आपका जो बिल है, हम देखते हैं बिल आपका लॉ कब बनता है, जब उसको प्रेसिडेंट का एसेंट मिलता है। दोनों हाउसेस जो है वो पास भी कर दे बिल, वो बिल एक्ट तभी बनेगा जब आपके प्रेसिडेंट उसको एसेंट दे देंगे, अदरवाइज विद होल्ड कर देंगे या फिर रिजेक्ट कर देंगे तो वो बिल कभी एक्ट बनेगा ही नहीं। तो दैट इज वाई योर प्रेसिडेंट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड पार्लियामेंट। तो ये भी करेक्ट है। तो आपको यहाँ इनकरेक्ट पूछा है, तो नाइदर 1 नॉर 2 आर इनकरेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो ये सब आर्टिकल 59 में आपको मेंशन्ड है कि प्रेसिडेंट है वो मेंबर किसी भी हाउस का या किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर का नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज के लिए हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियन जुडिशरी इज नॉट करेक्ट। फर्स्ट आपका है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज नॉट प्रोवाइडेड फॉर डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स एज इन द US। सेकेंड आपका है, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सबॉर्डिनेट जुडिशरी इन इंडिया वेरीज स्लाइटली फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। थर्ड आपका है, एवरी स्टेट इन इंडिया हैज अ सेपरेट हाई कोर्ट। फोर्थ आपका है, द सुप्रीम कोर्ट हैज इशूड डायरेक्शन
to constitute an all India judicial service to bring about uniformity in the designation of officers in criminal and civil side. तो काफी बड़ा स्टेटमेंट है, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, कोई भी फैक्ट गलत हो सकता है आपका इसमें, तो आपको नॉट करेक्ट बताना है यहाँ पे। तो अभी हम अगर ऊपर ऊपर से भी स्टेटमेंट्स पढ़े तो हमें ध्यान होगा कि हमने देखा है कि 2 या 2 से ज़्यादा जो स्टेट्स है उनका कॉमन हाई कोर्ट है, ठीक है, जैसे पंजाब हरियाणा का कॉमन हाई कोर्ट है, तो यहीं से आपकी थर्ड स्टेटमेंट यहीं से गलत हो जाती है, आपकी जनरल अवेयरनेस से ही, जनरल नॉलेज से ही, बाकी स्टेटमेंट आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। तो इसमें आपकी इनकरेक्ट कौन सी है? सी, सेपरेट हाई कोर्ट होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है जी, तो सी आंसर है। एवरी स्टेट का सेपरेट हाई कोर्ट नहीं है, हमें देखने को मिलता है, नियरेस्ट एग्जांपल हमारा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है। फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ एस्टैब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है जी, तो 2 स्टेट या कोई यूनियन टेरिटरी, जैसे आपका चंडीगढ़ का भी पंजाब हरियाणा के साथ है, तो ये हो सकता है, कर सकते हैं, इसलिए आपकी थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाती है। तो ये थे हमारे आज के पॉलिटी के क्वेश्चंस। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपके आउट ऑफ 10 कितने करेक्ट हैं, ठीक है जी, ताकि आप लोगों को खुद को भी मोटिवेशन मिले। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में पॉलिटी के और साइंस के, तब तक हैव अ नाइस डे।